सागरपुर गांव में रहने वाला किशोर एक गरीब दर्जी था। उसके परिवार में कुल 3 लोग थे। किशोर, उसकी पत्नी निर्मला और बेटी चांदनी। चांदनी का रंग बेहद काला था, मगर वो मन की बेहद साफ थी। एक दिन देर रात दर्जी की दुकान बंद करके किशोर घर लौटता है। बाबूजी, आप आ गए। माँ कब से आपकी राह देख रही थी। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। जैसे ही चांदनी रसोई का रुख करती है, निर्मला बोलती है, अजी, हमारी चांदनी की शादी की कुछ बात बढ़ी क्या? हाँ भाग्यवान, कल कल्याणी जी अपने बेटे के साथ हमारी बेटी को देखने आ रही हैं। ईश्वर से यही विनती है कि अब की बार हमारी बेटी की जोड़ी बंधन का गठजोड़ हो जाए। देखते ही देखते रात का अंधेरा छा जाता है और कुछ ही देर में सुबह हो जाती है। सुबह होते ही निर्मला अपनी बेटी चांदनी से कहती है, चांदनी बेटी, आज तुझे देखने के लिए रिश्ते वाले आने को हैं। ये पीले रंग का सूट तुझ पर बहुत खिलेगा। इसे पहनकर अच्छे से तैयार हो जाना। थोड़ी ही देर में कल्याणी देवी अपने बेटे के साथ दर्जी किशोर के घर आती है। तभी चांदनी हाथों में चाय नाश्ता लिए उनके सामने आती है, जिसे देखकर कल्याणी गुस्से से बौखला कर कहती है, किशोर भाई, फोन पर तो तुमने अपनी बेटी की बड़ी बड़ाई हाकी थी कि तुम्हारी बेटी खरा सोना है, लेकिन यह तो कोयले की खान निकली। इतने भी बुरे दिन नहीं आए कल्याणी देवी के, जो अपने बेटे की शादी इस काली कलूटी से करना पड़े। बहन जी, मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी रंग की जरा कच्ची है, मगर मन की मैली नहीं है। एक बार इसकी बाहरी रंगत को छोड़ कर देखिए। ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मगर एक शर्त है। अगर तुम दहेज के दाम में 5 लाख रुपए नगद, 4 चक्के की गाड़ी और बड़े से शादी हॉल में ब्याह करोगे, तो मैं मेरे बेटे की शादी तुम्हारी इस काली कलूटी बेटी से करने को तैयार हूँ। बोलो, मंजूर है? कल्याणी के मुंह से दहेज की बात सुनकर गरीब किशोर के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं, जिसे देखकर चांदनी कहती है, माफ कीजिए, मगर मुझे ये शादी नहीं करनी। बेहतर होगा आप अपने बेटे के साथ लौट जाइए। वो रहा दरवाजा, जाइए और किसी रईस घर का दरवाजा खटखटाइए, जहां आपको ढेरों दान दहेज मिल सके। जा रही हूँ, मगर एक बात याद रखना किशोर दर्जी, इस जन्म में तो तुम्हारी काली कलूटी का कन्यादान होने से रहा। ये काली कलूटी तुम्हारी छाती पर खीला गाड़ कर रहेगी। हाँ, क्योंकि किसी को शौक नहीं है अपने घर में अंधेरा करने का। कल्याणी के जाते ही चांदनी जमीन पर बैठ जाती है। तभी निर्मला कहती है, चांदनी बेटी, संभाल खुद को बेटा। माँ, बाबूजी, अपनी बेटी को माफ कर दीजिए। मेरे काले रंग के कारण आप दोनों हमेशा रुस्वा होते हैं। बाबूजी, शायद ऊपर वाला आपकी बेटी के हाथों में शादी की लकीरें खींचना भूल गया, इसीलिए अब फिर कभी मेरी शादी की बात मत करना। ये पहली दफा नहीं था जब कोई उसका मजाक बनाकर उसे ठुकरा कर गया। इस वाकये ने चांदनी के मन में भारी ठेस पहुँचाई। इसलिए चांदनी अपने पिता के साथ दर्जी की दुकान पर कपड़े सिलना सीखने लगी। फिर कुछ महीने बीत गए। अरे वाह बेटी, क्या बात है, तू तो अपने बाबूजी से भी बेहतर कपड़े की कटिंग करने लगी है और सिलाई भी एकदम अच्छी कर रही है। वो तो होगी ही ना बाबूजी, मैं एक दर्जी की बेटी जो हूँ। फिर कुछ समय बीतता है और कुछ दिनों के बाद गांव में मयंक नाम का एक कलेक्टर आता है। गांव की सारी लड़कियां आपस में बात कर रही थीं कि तभी चांदनी कहती है, क्या बात है टीना, तुम सभी इतना खुश होकर आपस में क्या बातें कर रही हो? तुझे तो दिन भर अपनी दर्जी की दुकान से फुर्सत ही नहीं है। अरे, हमारे सागरपुर गांव में कलेक्टर आए हैं। उनका चेहरा एकदम दूध की तरह गोरा चिट्टा है और कद काठी में तो एकदम डैशिंग दिखता है।
रहने दे टीना, इसे मत बता, क्योंकि कलेक्टर साहब तो इसके काले रंग को देखकर ही दूर भाग जाएंगे। अपनी सहेलियों की तानों भरी बातें सुनकर चांदनी रोते हुए अपनी दर्जी की दुकान पर आती है और देखती है ये सागरपुर में अनजाना चेहरा कौन हो सकता है। कहीं ये वही कलेक्टर तो नहीं। देखिए किशोर काका, मैं इस गांव का कलेक्टर हूँ। अगर इस गांव में कोई भी गुंडागर्दी करने वाला मौजूद है तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं। कलेक्टर के सवाल पर दर्जी किशोर के होठ सिल जाते हैं, मगर चांदनी हिम्मत बांधकर बोल पड़ती है। मैं बताती हूँ बाबू साहब, कल्लन नाम का एक आवारा गुंडा सागरपुर के दुकानदारों से हर हफ्ते पैसा वसूल कर ले जाता है। इसीलिए हम गरीब साल भर की मेहनत के बाद भी गरीबी की मार झेलते हैं। चांदनी का बेखौफ बुलंद अंदाज देखकर मयंक उसकी ओर खींचा चला जाता है और कल्लन की गुंडागर्दी से गांव को निजात दिलाने की खुशी में किशोर कहता है, शुक्रिया मयंक बाबू, आज आपकी बदौलत सागरपुर गांव को कल्लन जैसे गुंडे से रिहाई मिली है। काका, इस जीत की असल हकदार चांदनी है, जिसने मेरी मदद की है। ऐसा कहते हुए मयंक चांदनी को वो हार पहना देता है, जिससे चांदनी के मन में मयंक के प्रति प्रेम उमड़ने लगता है। एक दिन चांदनी खुद मन ही मन सोचती है, कलेक्टर बाबू ने तो अपना हार मुझे दे दिया है, मैं उन्हें क्या दूं? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि उन्हें देने के लिए कोई गिफ्ट खरीद सकूं। क्यों न मैं अपने दर्जी के हुनर से उनके लिए एक सुंदर सी शर्ट सिलूं। चांदनी पूरे मन से मयंक के लिए शर्ट सिलने लगती है। ये देखकर उसका दर्जी पिता किशोर बात को समझ जाता है। बावजूद इसके वो अपनी बेटी को कुछ नहीं कहता। उसी शाम दर्जी चांदनी मयंक के दफ्तर में जाती है। अरे चांदनी, तुम इतनी देर शाम को यहाँ? बाबू साहब, मैं वो मैं। अरे क्या बात है, तुम इतनी झिझक क्यों रही हो? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? वो बाबू साहब, मैंने अपने हाथों से आपके लिए एक शर्ट सिली है, पर पता नहीं आपको पसंद आएगी भी या नहीं। आप तो मॉल के महंगे कपड़े पहनते हैं ना? नहीं चांदनी, तुम्हारा तोहफा मेरे लिए मुंबई से भी बढ़कर है। शुक्रिया दर्जी साहिबा। मयंक की दिली हसरत जानकर चांदनी के कदम तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को ललक के साथ देखने लगते हैं, मगर अगले ही दिन ये खबर गांव में आग की लपटों की तरह फैल जाती है और चांदनी की सहेलियां उससे कहती हैं, क्यों रे काली करोटी, तू तो बड़ी शातिर निकली। कलेक्टर साहब को मीठी छुरी से कैसे फंसा रही है। अरे टीना, शहरी बाबू का कोई भरोसा नहीं, अव्वल दर्जे के दगाबाज होते हैं। इतना बेवकूफ नहीं कि दर्जी की बेटी के साथ फेरे लेंगे। बस इस काली चांदनी से मतलब निकाल कर अंधेरे में छोड़कर फुर हो जाएंगे। दूर खड़ा मयंक ये सब सुन लेता है। वहीं चांदनी मन ही मन में कहती है, सच ही तो कह रही है ये सब। मैं तो मयंक बाबू की धूल बराबर भी नहीं हूँ। वो भला मुझ बदसूरत से शादी क्यों करना चाहेंगे? हर इंसान हीरा पाने की तमन्ना रखता है, मगर हीरा मिलता तो किसी एक खास को है। चांदनी अपने मन को समझा बुझाकर घर जाने लगती है। तभी वो देखती है कि मयंक उसके घर पर है। अरे कलेक्टर बाबू, आप यहाँ? चांदनी, तेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है बेटी। कलेक्टर साहब तुझसे शादी करना चाहते हैं। पिता की ये बात सुनकर चांदनी की आंखों में खुशियों की बारिश बरस पड़ती है, मगर उसके मन में सखी सहेलियों की बोली हुई बातें याद आती हैं। लेकिन तभी मयंक बोल पड़ता है, मुझे तुम्हारे जैसी सुलझी हुई जीवन साथी चाहिए। वो कोई और नहीं, तुम हो चांदनी। मैंने जब तुम्हें पहली दफा देखा था तभी तुम्हारी तस्वीर मेरे मन में बस गई थी।
मगर मैं तुम्हें पूरी तरह से जानना चाहता था। अब ये तुम पर है कि तुम मुझे अपना हमसफर बनाने का हक देना चाहती हो या नहीं। मयंक की बातों से चांदनी के मन पर छाए काले बादल हट जाते हैं और वो शादी के लिए हामी भर देती है। आखिरकार गरीब दर्जी किशोर की बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। किसने सोचा था कि चांदनी की किस्मत इतनी बलवान निकलेगी कि वो कलेक्टर की पत्नी बन जाएगी। निशा अपने लिए नए पत्तों की ड्रेस बना रही थी। वो जंगल से नए पत्ते चुनकर लाई थी। निशा की सास कुसुम ने उससे कहा, निशा बहू, कब तक तो पत्तों वाली ड्रेस पहनती रहेगी? गली मोहल्ले वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं बाजार से तेरे लिए ढंग के कपड़े ले आती हूँ। कम से कम बाहर नौकरी पर जाने के लिए तेरे पास अच्छे कपड़े तो होने चाहिए ना। नहीं माँ जी, इन पत्तों वाली ड्रेस से हमारे आदिवासी संस्कार झलकते हैं। ये हमारी पुरानी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। मुझे नौकरी करने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं घर बैठकर पैसे कमा सकती हूँ। तू घर बैठकर पैसे कैसे कमा लेगी? तू तो पढ़ी लिखी भी नहीं है। तुझे कहीं बाहर जाकर दूसरों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करना होगा। तभी निशा का पति आरव वहाँ पर आता है और कुसुम से कहता है, अरे माँ, निशा बहुत अच्छे कपड़े सिलती है। ये लड़के और लड़कियों दोनों के लिए कपड़े बना सकती है। मेरे लिए भी निशा ने ही कपड़े सिले थे जब मेरा जंगल में एक्सीडेंट हुआ था। दरअसल आरव एक इंजीनियर था। अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां बिताने के लिए वो कुछ दिन के लिए जंगल की सैर पर गया था। वहाँ आरव का एक्सीडेंट हो गया। वो पहाड़ों से गिरता हुआ आदिवासी बस्ती में आकर गिरा था और अपने दोस्तों से बिछड़ गया था। तब निशा के पिता खड़िया उसे उठाकर अपने घर ले आए। तब निशा ने आरव की बहुत सेवा की और उसे आदिवासी दवाइयों से बिल्कुल ठीक कर दिया। हादसे में आरव के कपड़े बुरी तरह से फट गए थे। निशा ने आरव के लिए सिलाई मशीन पर नए कपड़े सिले थे। साथ ही निशा बहुत सुंदर थी, जिस वजह से आरव को उससे प्यार हो जाता है और वो उसे प्रपोज कर देता है। उसके बाद आरव ने वही निशा से शादी कर ली थी। उसके बाद आरव और निशा दोनों शहर आ गए। कुछ दिनों के बाद आरव की नौकरी छूट गई, जिसके बाद उनके घर के हालात खराब होने लगे। ऐसे में निशा और कुसुम दोनों मिलकर कम पैसों में भी घर का खर्चा अच्छे से चलाने लगी। लेकिन अब जमा पैसे खर्च हो गए थे। कुसुम को इस बात की चिंता सता रही थी कि अब घर का खर्च कैसे चलेगा। मेरे घर में सिलाई मशीन रखी हुई है। मैं अपने पिताजी से कहकर वो सिलाई मशीन यहाँ मंगवा लूंगी, क्योंकि आपकी वाली सिलाई मशीन तो खराब हो गई है माँ जी। और कपड़े? मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मैंने बचा कर रखे हैं। उन पैसों से हम कपड़े खरीद कर ले आएंगे। ठीक है निशा बहू, तू जल्दी ही ये काम शुरू कर दे। निशा ने फोन करके अपने पिता से सिलाई मशीन शहर मंगवा ली। उसने जमा पैसों से आरव को बाजार भेजकर कुछ सस्ते कपड़े मंगवाए। ये तो बहुत सस्ते कपड़े हैं निशा बहू। माँ जी, एक बार इन कपड़ों को सिल जाने दीजिए, फिर यही कपड़े आपको महंगे कपड़े लगने लगेंगे। निशा ने उन सस्ते कपड़ों से लड़कियों के लिए बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस सिलकर तैयार कर दिए। अरे वाह निशा बहू, ये कपड़े तो वाकई में बहुत महंगे लग रहे हैं। एक एक ड्रेस की कीमत 1000 रुपए से कम नहीं लग रही। तेरे हाथों में जादू है, जादू। माँ जी, अब मैं इन कपड़ों को बाजार में बेचूंगी। हाँ हाँ, बेच देना, लेकिन पहले अपने लिए तो कपड़े सिल ले। बाजार क्या पहन कर जाएगी? नहीं माँ जी, मुझे मेरे लिए कपड़े सिलने की जरूरत नहीं है। मैं तो अपने पत्तों वाली ड्रेस में ही बाजार जाऊंगी। हे भगवान, यही देखना बाकी रह गया था कि मेरी बहू पत्ते पहनकर बाजार में जाएगी। लोग क्या कहेंगे? अरे माँ, निशा ठीक ही तो कह रही है। निशा जब पत्ते पहनकर बाजार जाएगी तो लोग उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे और उसके कपड़े खरीदने के लिए इसके पास आएंगे। तभी तो निशा के सिले हुए कपड़े बाजार में ज्यादा बिकेंगे।
शायद तू ठीक कह रहा है। दूसरे दिन निशा अपने पत्तों वाली ड्रेस में बाजार जाती है और फुटपाथ के किनारे बैठकर अपने सिले हुए कपड़े बेचने लगती है। आओ आओ, सेल लगी है सेल। 2000 के कपड़े 1000 रुपए में, 50% डिस्काउंट। निशा की आवाजें सुनकर आने जाने वाले राहगीर उसकी तरफ देखने लगे। शहर में किसी ने पत्ते वाली ड्रेस पहने हुए आदिवासी को नहीं देखा था। निशा को देखने के लिए उसके आसपास लोगों की भीड़ लग गई। लोगों ने जब देखा कि निशा कपड़े बेच रही है तो लोग उसके कपड़े देखने लगे। ये ड्रेस तुमने सिली है? जी मेम साहब। कितनी सुंदर ड्रेस है। मेरी बिटिया पर ये ड्रेस बहुत अच्छी लगेगी और ये सस्ती भी है। ऐसा करो, ये ड्रेस पैक कर दो। निशा उस औरत को वो ड्रेस पैक करके दे देती है। ये लो तुम्हारे 1000 रुपए। ओह वाह, ये ड्रेस कितनी सुंदर है, कितना मॉडर्न लुक है। इसे पहनकर तो मैं मॉडर्न लगूंगी। ओ पत्तों की ड्रेस वाली, ये ड्रेस मेरे लिए पैक कर दो और ये लो तुम्हारे 1000 रुपए। जी मैडम, ये लीजिए आपकी ड्रेस। धीरे धीरे करके निशा के सारे ड्रेस बिक गए। निशा के बिजनेस का पहला दिन बहुत अच्छा रहा। वो खुशी खुशी पैसे लेकर घर आ गई। अरे निशा बहू, तू खाली हाथ आई है। तेरी सारी ड्रेस कहाँ गई? वो सारी ड्रेस तो बिक गई। सारे बिक गए? हाँ माँ जी, ये लीजिए मेरी पहली कमाई। पूरे 10,000 रुपए हैं। अब कल मैं और ढेर सारी ड्रेस बनाऊंगी। दूसरे दिन निशा लड़कों के लिए शर्ट और पैंट सिलती है और उन कपड़ों को लेकर बाजार जाती है। दूसरे दिन भी निशा अपने पत्तों वाली ड्रेस में थी। उस दिन भी उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। अरे वाह, शर्ट और पैंट भी। आप ये सब भी सिलती हो? हाँ भाई साहब, मैं छोटे बच्चों के कपड़े भी सिलती हूँ। हाँ ठीक है, आप मेरे लिए ये शर्ट और पैंट पैक कर दो। मैं इन्हें मेरे पापा को दिखाऊंगा। मेरे पापा की कपड़ों की फैक्ट्री है। अगर उन्हें आपके सिले हुए कपड़े पसंद आ गए तो आपको उनकी फैक्ट्री में काम भी मिल जाएगा। ठीक है, ये लीजिए आपके कपड़े। ये रहे आपके 1000 रुपए और ये रहा मेरा कार्ड। आप कल सुबह मेरे नंबर पर फोन करना। उस दिन भी निशा के सारे कपड़े फटाफट बिक गए। निशा पैसे लेकर घर आ गई। फिर उसने कुसुम और आरव को सारी बात बताई। अरे वाह निशा बहू, तुझे तो शहर के लोग पहचानने लगे हैं। अब तो तुझे गारमेंट फैक्ट्री में काम भी मिल जाएगा। जी माँ जी, ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ है। निशा बहू, अब तो अपने लिए कपड़े सिल ले। माँ जी, मेरे पत्तों वाली ड्रेस की वजह से लोग मुझे पहचानने लगे हैं। लोग इसी ड्रेस की वजह से मेरे पास आते हैं, फिर मेरे सिले हुए कपड़े खरीदते हैं। ठीक है निशा बहू, जैसा तुझे ठीक लगे। दूसरे दिन निशा ने उस लड़के को फोन किया। हाँ, मेरे पिताजी को आपकी सिली हुई ड्रेस बहुत पसंद आई है। आप मेरे पिताजी से मिलने उनकी ऑफिस चली जाओ। मैं आपको वहीं पर मिलूंगा। निशा उसी समय उससे मिलने के लिए उनके ऑफिस जाती है। निशा ने अपने पत्तों वाली ड्रेस ही पहनी हुई थी। ऑफिस में लोग उसे ही देख रहे थे। तभी वो लड़का निशा के पास आया। हाय, मेरा नाम विराट है। ये मेरे पिताजी का ऑफिस है। चलो, मैं तुम्हें अपने पिताजी से मिलवाता हूँ। विराट निशा को अपने पिताजी से मिलवा देता है। विराट के पिता निशा को अपनी कंपनी में ड्रेस डिजाइनर की जॉब दे देते हैं। निशा ड्रेस डिजाइनर बन चुकी थी। वो रोज ऑफिस आती और खूब मन लगाकर काम करती। निशा अब भी पत्तों वाली ड्रेस में ही ऑफिस आती थी। एक दिन ऑफिस में, निशा, तुम्हारी पत्तों वाली ड्रेस हर किसी को तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करती है। क्यों ना तुम एक ऐसी ही कपड़ों की ड्रेस बनाओ जिसमें आर्टिफिशियल पत्ते लगे हों। शायद लोगों को पसंद आए। मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है। मैं आज ही एक ऐसी ड्रेस बनाऊंगी। निशा ने उसी दिन कपड़े का एक लहंगा बनाया जिसमें आर्टिफिशियल पत्ते लगे हुए थे। निशा का वो लहंगा जब बाजार में आया
तो उसे खरीदने के लिए लोग टूट पड़े। मुझे ये लहंगा चाहिए। मुझे भी ये वाला लहंगा चाहिए। और मुझे अपनी बेटी के लिए यही वाला लहंगा चाहिए। अरे लेकिन ये वाला लहंगा तो एक ही पीस है, किसी एक को ही मिलेगा। मुझे चाहिए। नहीं, मुझे चाहिए। अब मुझे दे दो। हर कोई निशा का बनाया हुआ पत्तों वाला लहंगा खरीदने के लिए उत्सुक था, लेकिन वो लहंगा किसी एक को ही मिल सकता था। लोगों ने वैसा ही लहंगा मंगवाए जाने की डिमांड कर दी। बाजार में निशा के बनाए हुए पत्तों वाले लहंगे की खूब मांग बढ़ गई। निशा के पास अब हजारों ऑर्डर आ गए। निशा अब दिन रात मेहनत और खूब तरक्की करने लगी। तुम्हारी वजह से कंपनी को लाखों का प्रॉफिट हुआ है, इसलिए कंपनी ने तुम्हारी सैलरी बढ़ाकर 80,000 कर दी है। निशा ने घर आकर ये खुशखबरी कुसुम और आरव को बताई। शहर में जिसे देखो तुम्हारे सिले हुए पत्तों वाली ड्रेस पहनकर घूम रहा है। मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी ये ड्रेस स्टाइल आइकन बन जाएगी। हाँ निशा बहू, अब तो मुझे भी तेरी ये पत्तों वाली ड्रेस अच्छी लगने लगी है। आरव, अब तुम्हें भी मेरे काम में मेरी मदद करनी होगी। मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? मुझे तो सिलाई आती ही नहीं है। तुम्हें सिलाई करने की जरूरत नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम अपनी खुद की गारमेंट फैक्ट्री खोल लें। हाँ, अच्छा सोचा है, लेकिन उसके लिए हमें काफी पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो क्या हुआ, हम बैंक से लोन ले लेंगे और धीरे धीरे करके लोन चुका देंगे। बस तुम्हें मेरी कंपनी संभालनी होगी। ठीक है निशा, मैं तैयार हूँ। दूसरे दिन निशा ने बैंक से लोन लेकर अपने काम की शुरुआत की और कुछ दिनों की मेहनत के बाद उसने अपनी एक गारमेंट फैक्ट्री खोल ली। अब निशा अपनी फैक्ट्री में खुद कपड़े सिलती और निशा ब्रांड के नाम से उसे बाजार में बेचती। कपड़े बेचने में आरव उसकी मदद करता। आरव और निशा ने दिन रात खूब कड़ी मेहनत की और शहर में अपनी फैक्ट्री का नाम स्थापित किया। निशा ब्रांड के कपड़ों की मांग अब दूसरे शहरों में भी होने लगी थी। धीरे धीरे निशा की कमाई बढ़ने लगी और उसने बैंक का लोन भी चुका दिया। निशा ने अब दूसरे शहरों में भी अपनी फैक्ट्री की ब्रांच खोल दी। अब देश भर में निशा ब्रांड के कपड़ों की धूम मच गई। यहाँ तक कि निशा के सिले हुए कपड़े विदेशों में भी बिकने जाने लगे। निशा, तुम्हारी मेहनत के कारण आज तुम्हारा नाम विदेशों में भी रोशन हो गया है। आरव, ये सब मैं अकेले नहीं कर पाती। तुमने और माँ जी ने मेरा खूब हौसला बढ़ाया और मेरी मदद की। मैं आज जो कुछ भी हूँ तुम्हारी और माँ जी की बदौलत हूँ। निशा ने अपनी मेहनत के बल पर न सिर्फ अपने परिवार को मुश्किल समय से बाहर निकाला, बल्कि खूब दौलत कमाई। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है गांव की लहंगे वाली की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक बार की बात है, कानपुर नाम के एक गांव में मोहिनी नाम की एक लालची लड़की रहा करती थी। वो हमेशा चोर बाजार से पुराने लहंगे खरीद कर लाया करती थी और वो उन्हें धोकर उनमें केमिकल मिलाकर उन्हें बिल्कुल नए जैसा बना देती थी और फिर उन्हें बाजार में जाकर बेच देती थी। इस तरह मोहिनी लोगों को बेवकूफ बनाकर बहुत सारे पैसे कमा रही थी। फिर एक दिन मोहिनी बाजार में लहंगे बेच रही थी कि तभी उसे सपना नाम की एक परी दिखाई देती है और वो सोचती है, अरे वाह, लगता है ये परी यहाँ शॉपिंग करने आई है। चलो आज इसे बेवकूफ बनाकर मैं अच्छे पैसे कमा सकती हूँ। तभी मोहिनी सपना परी को आवाज देकर अपने पास बुला लेती है। देखिए परी जी, मेरे पास कितने सुंदर सुंदर लहंगे हैं, एक से बढ़कर एक। अरे वाह, मैं तो लहंगे ही खरीदने आई थी यहाँ पर। चलो मुझे कोई अच्छा सा लहंगा दिखाओ, कल मुझे शादी में पहन कर जाना है। फिर मोहिनी सपना परी को ढेर सारे लहंगे दिखाने लगती है और उसमें से सपना परी
एक लहंगा पसंद कर लेती हैं और मोहिनी से कहती हैं, अच्छा ये बताओ, ये वाला लहंगा कितने का है? इस लहंगे के बदले आपको पूरे 10 सोने के सिक्के देने पड़ेंगे। क्या? अरे नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। ये लहंगा हाथों से बनाया हुआ है। इतने सुंदर लहंगे बाजार में आपको किसी भी दुकान पर नहीं मिलेंगे परी जी। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें 10 सोने के सिक्के दे देती हूँ। उसके बाद सपना परी मोहिनी को 10 सोने के सिक्के देकर वहाँ से लहंगा खरीद कर लेकर चली जाती है। इस तरह मोहिनी सपना परी को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बेवकूफ बनाकर उसे ठग लेती है। फिर अगले दिन सपना परी उस लहंगे को पहनकर शादी में जाती है, लेकिन तभी अचानक चलते हुए वो लहंगा फट जाता है और ये देखकर वहाँ मौजूद दूसरी परियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। अरे सपना, ये लहंगा तू कहाँ से लेकर आई है? लगता है ये लहंगा तूने पृथ्वी की किसी सस्ती दुकान से खरीदा है। इसमें तो जरा भी क्वालिटी नहीं है। हाँ रीमा, तू बिल्कुल ठीक कहती है। ये सपना तो एक नंबर की बेवकूफ है। जरूर किसी दुकान वाले ने इसकी शक्ल देखकर इसे बेवकूफ बना दिया होगा। इस तरह अपनी बेइज्जती होते देखकर सपना परी को बहुत बुरा लगता है और उसे मोहिनी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। मैं उस दुकान वाली को नहीं छोड़ूंगी। उससे सबक सिखाने के बाद ही मुझे चैन मिलेगा। फिर अगले दिन सपना परी मोहिनी की दुकान के पास पहुंच जाती है और शाम को जैसे ही मोहिनी दुकान बंद करके अपने घर जाती है कि तभी सपना परी उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है। तभी वो देखती है कि मोहिनी ढेर सारे पुराने लहंगे इकट्ठे करके उन्हें धोने के लिए ला रही है। अब मैं अपने खास केमिकल से इन सभी लहंगों को दोबारा बिल्कुल नए जैसा चमका दूंगी, जिस वजह से मेरे लहंगे 4-5 दिन तक बिल्कुल नए जैसे रहते हैं, जिस वजह से लड़कियां आसानी से बेवकूफ बनकर इन्हें खरीद लेती हैं। अच्छा, तो ये बात है बेटा। ये तो बहुत ही बड़ी लालची और धोखेबाज निकली। इसकी अकल तो ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। फिर सपना परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से वहाँ एक जादुई पाउडर प्रकट कर देती है। तभी मोहिनी किसी काम से दूसरे कमरे में चली जाती है। ये मौका देखकर सपना परी फौरन अपने जादुई पाउडर को बाल्टी में रखे कपड़ों में मिलाकर वहाँ से चुपचाप चली जाती है। उसके बाद मोहिनी अपने सारे लहंगों को धोकर बिल्कुल नए जैसा चमका देती है। अगले दिन उन सभी लहंगों को लेकर मोहिनी बाजार में बेचने के लिए पहुँच जाती है और थोड़ी ही देर में मोहिनी के पास लहंगे खरीदने के लिए बहुत सारी लड़कियाँ आ जाती हैं। लेकिन तभी अचानक सभी लहंगों का रंग फीका पड़ जाता है और एक एक करके वो सभी लहंगे काले पड़ जाते हैं। अरे, इसके लहंगे तो एकदम रद्दी हैं। ऐसे घटिया लहंगे हमें नहीं खरीदने। चलो यहाँ से चलते हैं। इस तरह वो सभी लड़कियाँ मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती हैं। फिर मोहिनी घबराकर सोचती है, अरे ये सब क्या हो गया? अचानक मेरे सारे लहंगे काले क्यों पड़ गए? ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ। फिर अगले दिन से सपना परी रोज मोहिनी के घर के कपड़े की बाल्टी में अपना जादुई पाउडर मिलाकर उसके लहंगे खराब करना शुरू कर देती है। इस तरह रोज बाजार जाते ही मोहिनी के सभी लहंगे काले पड़ जाते थे। इस तरह धीरे धीरे मोहिनी का व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ जाता है और वो बिल्कुल कंगाल हो जाती है। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? अचानक मेरे सारे लहंगे क्यों खराब हो रहे हैं? इतने दिनों से मैंने एक भी रुपए का व्यापार नहीं किया है। अब मैं क्या खाऊंगी, क्या पीऊंगी? मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। इस तरह मोहिनी दुखी होकर रोने लग जाती है
तभी वहाँ पर सपना परी आ जाती है। मोहिनी, तुम एक नंबर की लालची लड़की हो। तुमने अपने फायदे के लिए गांव की दूसरी लड़कियों को बेवकूफ बनाकर बहुत सारे पैसे कमाए थे ना, इसीलिए मैंने तुम्हें इसकी सजा दी है। मैंने तुम्हारे पानी में अपना जादुई पाउडर मिलाया था, इसीलिए तुम्हारे सारे लहंगे काले होते जा रहे थे। नहीं नहीं परी जी, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं हमेशा अच्छे नए और क्वालिटी के लहंगे बेचूंगी। प्लीज तुम ये सब रोक दो परी जी, मुझे माफ कर दो। मोहिनी की ये बात सुनकर सपना परी को उस पर दया आ जाती है और वो उसे माफ कर देती है और वहाँ से वापस अपने परी लोग लौट जाती है। फिर अगले दिन से मोहिनी पूरी तरह से सुधर जाती है और ईमानदारी से अच्छे और सुंदर लहंगे बेचने शुरू कर देती है और हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।